नई बहू को मिला जादुई एसी का पेड़। रागीपुर गांव में अनुपमा का छोटा सा परिवार था। अनुपमा का बेटा विनोद शादी के लायक हो गया था और अनुपमा अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रही थी। देखिए भाई साहब, हमें आपकी बेटी बिंदु जैसी ही घरेलू और संस्कारी लड़की चाहिए। देखिए, हम गरीब लोग हैं, हम अपनी बेटी के अलावा और कुछ नहीं दे सकते हैं। अरे भाई साहब, हमें हमारी बहू के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। हम मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। बस आप शादी की तैयारियां कीजिए। और फिर कुछ ही दिनों में बिंदु की शादी अनुपमा के बेटे विनोद के साथ हो जाती है। बिंदु शादी करके जब अपने ससुराल में कदम रखती है तब उसे देखने गांव की बहुत सी औरतें आती है और वो बिंदु को मुंह दिखाई में शगुन के तौर पर कुछ न कुछ देकर जाती है। अरे अनुपमा बहन, बहू तो तूने चांद का टुकड़ा ढूंढा है। बहुत अच्छी बहू है तुम्हारी। बस इसके व्यवहार भी इसकी सूरत की तरह ही सुंदर हो, वरना तुम तो प्रदीप की बीबी के बारे में जानती ही हो ना। भगवान ने सुंदरता, धन सब कुछ दिया है, लेकिन अकल एक पैसे की नहीं दी है। बस उसे तो दूसरे को नीचा दिखाने में ही मजा आता है। वे लोग इतना बोल ही रहे थे कि तभी वहाँ पर प्रदीप की बीबी मेनका भी आती है। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अच्छा अनुपमा बहन, अब हम सब चलते हैं। उफ़ो, कितनी गर्मी है यहाँ। आखिर तुम लोग इतनी गर्मी में कैसे रह लेते हो? अनुपमा आंटी, क्या आपने अपनी नई बहू को लाने से पहले घर में एसी लगाना जरूरी नहीं समझा? अच्छा, अब समझी। एसी तो काफी महंगा आता है ना, और आप जैसे गरीब लोग एसी क्या, एक मामूली सा पंखा भी नहीं लगा सकते। मेनका बहू, हम जैसे लोगों के लिए हमारे ये पेड़ पौधे ही पंखे का काम करते हैं। हमें एसी और पंखे की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। वैसे मैंने सुना था आपकी बहू बहुत ही सुंदर है, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं इतनी गर्मी में भी इसे देखने चली आई। वैसे तुम हो तो बहुत ही खूबसूरत, लेकिन मेकअप की वजह से तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मुरझाया ऐसा लग रहा है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए मेकअप किट लेकर आई हूँ। वैसे तुम्हें क्या पता होगा इसके बारे में? इसे लगाने से चेहरा और भी सुंदर लगने लगता है। ये बहुत महंगा आता है, पर आज ये तुम्हारी मुंह दिखाई में मेरी तरफ से गिफ्ट है। रख लो इसे। ओफो, मेरा तो गर्मी में दम घुट रहा है यहाँ। अब मैं चलती हूँ। अरे बहू, तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये ऐसी ही है चुड़ैल कहीं की। अब तुम जाओ और थोड़ा सा आराम कर लो। बिंदु उस वक्त तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन रात में वे अपने पति विनोद से कहती है, सुनिए जी, क्या हम गरीब लोगों की कोई इज्जत नहीं है क्या? अरे भाग्यवान, हुआ क्या है? वो चुड़ैल हमारे घर आकर हमारी ही बेइज्जती करके चली गई। हमारी गरीब का मजाक उड़ा कर गई है और माँ जी भी उससे कुछ भी नहीं बोली। अरे बिंदु छोड़ो, पैसे वाली औरतें ऐसे ही होती हैं। अब उसकी बातों को सुनकर अपना मन खराब मत करो। नहीं, हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर हमारा मजाक उड़ा कर चला जाए। और देखना, जल्दी उस घमंडी औरत का घमंड टूट के रहेगा। हाँ भाई, भगवान ने चाहा तो हम उसे जरूर जवाब देंगे। अगले दिन बिंदु अपनी सासू माँ के साथ बाजार जाती है। तभी रास्ते में उसे मेनका मिल जाती है। अरे आंटी जी, इतनी गर्मी में आप दोनों पैदल कहाँ जा रही हो? अरे मेनका बहू, वो जरा मैं अपनी बहू को गांव का मॉल घुमाने लाई थी। हाँ, घुमाना ही सही रहेगा, वरना अगर आपने यहाँ से कुछ भी खरीदा तो आपका घर बार सब बिक जाएगा। उसके बाद मेनका अपनी सहेलियों के साथ बिंदु और उसकी सास की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए उस पर हंसने लगती है। वैसे बिंदु, तुमने आज मेरा दिया हुआ मेकअप लगाया है ना? लगाया ही होगा, तभी तो तुम्हारा चेहरा इतना चमक रहा है, वरना कहाँ इस धूप में तुम्हारा चेहरा मुरझाकर काला हो गया होता। मेनका, बस करो, इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अरे, ये तो बुरा मान गई। तुम गरीब लोग होते ही इसी के लायक हो। अगर गरीबी से इतनी ही चिढ़ है तो तुम भी अमीर हो जाओ। तुम्हें किसने रोका है? उस दिन घर आने के बाद बिंदु को बहुत बुरा लगता है। भगवान जी, मैंने अपना पूरा बचपन गरीबी और अभाव में गुजार दिया, लेकिन मुझे कभी उतना दुख नहीं हुआ जितना दुख आज हो रहा है। काश हम लोग भी इस घमंडी औरत को जवाब दे पाते और बता पाते
कि हम गरीब लोग भी अमीर हो सकते हैं। पैसों का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अरे बहू, जल्दी से खाना लगा दे बेटा। आ रही हूँ माँ जी। उसके बाद बिंदु सभी के लिए खाना लगाती है और सभी खाना खाने के बाद घर में जाते हैं। लेकिन गर्मी होने की वजह से किसी को नींद नहीं आती। अरे बहू, आज तो गर्मी ने हद ही कर दी है। मेरा तो दम ही घुट रहा है घर में। मैं तो आंगन में सोने जा रही हूँ। तुम दोनों भी घर के बाहर आंगन में ही सो जाना। बिंदु को उस रात बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। गर्मी से परेशान बिंदु अपने घर के पीछे वाले पेड़ के नीचे घूम रही होती है। तभी वो देखती है कि एक खरगोश घायल अवस्था में है। अरे, ये खरगोश तो बहुत ही प्यारी है, लेकिन लगता है इसे काफी चोट लगी हुई है। बिंदु जल्दी से घर से दवाई लाकर उसके घाव पर दवाई लगाती है और उसका पट्टी करती है और उसे हरी हरी घास खाने को देती है। सुबह तक वह खरगोश बिल्कुल सही हो जाता है। बिंदु, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की। दरअसल मैं एक जादुई खरगोश हूँ और मैं जादुई नगरी से यहाँ घूमने आई थी, लेकिन एक दुष्ट बिल्ली ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे घायल कर दिया। तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज है, हमें अपने आसपास अपनों के साथ साथ पर्यावरण और जीव जंतु सभी का ध्यान रखना चाहिए। बिंदु, तुम्हारा ये विचार मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी जादुई शक्तियों से इस पेड़ को जादुई पेड़ बना रही हूँ। तुम अपने मन में जल्दी से कोई भी एक चीज सोचो, ये पेड़ उसी का बन जाएगा। बिंदु को उस वक्त अपने पति और सास को गर्मी से राहत दिलाने के लिए मन में एसी का ख्याल आता है। तभी उसके सामने वो विशाल पेड़ एक एसी के पेड़ में बदल जाता है और वो खरगोश गायब हो जाता है और उस पेड़ से ठंडी ठंडी एसी की हवा आने लगती है। माँ जी, इधर आइए, ये तो देखिए, चमत्कार हो गया माँ जी। उसके बाद बिंदु अपने पति और सास को उस जादुई एसी के पेड़ के बारे में सब कुछ बताती है। उसके बाद उसका पति विनोद उस पेड़ से सारे एसी को तोड़कर गांव में ही एसी का बहुत बड़ा दुकान खोलता है और बहुत ही कम दामों पर वे गांव वालों को एसी बेचता है और देखते ही देखते वे लोग बहुत अमीर हो जाते हैं। उनके पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन बिंदु कहती है, माँ जी, काफी दिनों बाद मेनका हमारे गांव में फिर से आई है। चलिए ना माँ जी, हम उससे मिलकर आते हैं। अच्छा, समझ गई। तू अभी भी उससे नाराज है ना, और तू उसे सुनाना चाहती है ना बहू? नहीं माँ जी, आज मैं उसको बताना चाहती हूँ कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। अब चलिए माँ जी। और हाँ, मैंने इनसे बोल दिया था कि एक एसी हमारी तरफ से मेनका को तोहफे में भिजवा देने के लिए। उसके बाद दोनों सास बहू मेनका के घर जाती है। मेनका, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने पैसों पर, तो बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए जिसके बाद तुम गरीबों का मजाक उड़ाना बंद कर दोगी? बिंदु, मुझे माफ कर दो, मैं समझ चुकी हूँ दुनिया में पैसा कुछ नहीं होता। आज मैं अपने बुरे व्यवहार और अहंकार की वजह से सब कुछ खो चुकी हूँ। मेरे पति की नौकरी चली गई और अब मैं गांव में साधारण जीवन जीने के लिए मजबूर हूँ। मुझे माफ कर दो। इस तरह मेनका का घमंड टूट जाता है और बिंदु अपने परिवार वालों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है। जादुई नदी का सुनहरा अंगूर। रामपुर गांव में राघव और मोहन नाम के दो सगे भाई रहा करते थे। पहले तो दोनों भाई एक साथ खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन राघव की शादी हो जाने के बाद बिमला ने आते ही दोनों भाइयों के बीच दरारें पैदा कर दी, जिसकी वजह से अब दोनों भाई अलग अलग अपना परिवार लेकर रहा करते थे। लेकिन राघव की पत्नी बिमला बहुत ही ज्यादा चालाक और लालची थी, इसलिए वो घर की सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लेती है और मोहन के हिस्से में छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी आती है, जिसमें वो अपनी पत्नी ममता के साथ रहा करता था। जहाँ राघव अपने किराने की दुकान चलाया करता था, वहीं बेचारा मोहन जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा किया करता था। ऐसे ही आज भी। अगर आज आप इतने सीधे नहीं होते ना, तो जेठानी जी और जेठ जी आपका इस तरफ फायदा नहीं उठाते और हमें भी हमारा हिस्सा मिल जाता।
देखो ममता, मुझे नहीं पता कि किसके हिस्से में क्या लिखा है। मैं तो बस इतना जानता हूँ, हमारे नसीब में जो लिखा है वो हमें मिलकर रहेगा, फिर चाहे जो भी कितना भी हाथ पैर मार ले। इसलिए अब तुम भी इन सब बारे में सोचना बंद कर दो और अपने काम पर ध्यान दो। मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। इतना कहकर मोहन हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल की तरफ चल देता है। लेकिन जंगल जाने के बीचों बीच एक नदी बह रही होती है जो कि बहुत ही ज्यादा गहरी होती है। इसलिए गांव का हर व्यक्ति उस नदी को पार करने से बहुत ही ज्यादा डरता था और जंगल जाने के लिए वो सब पहाड़ी के दूसरी तरफ वाले रास्ते से जाया करते थे। और इसी तरह मोहन भी पहाड़ी के दूसरे वाले रास्ते से जंगल जाया करता था। लेकिन आज जब मोहन पहाड़ी वाले रास्ते से जा रहा होता है तो वो देखता है कि रास्ते में एक बहुत ही बड़ा पत्थर पड़ा होता है जिससे आगे जाने का पूरा रास्ता बंद हो जाता है। ये देखकर मोहन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आज तो ये रास्ता भी बंद हो गया। अब तो मुझे उस नदी वाले रास्ते से ही जंगल जाना पड़ेगा। इतना कहकर मोहन नदी के रास्ते संभल कर नदी पार करने की कोशिश करता है। उसी समय उसे नदी में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब मोहन वापस से मुड़कर देखता है तो उसे नदी में एक बूढ़ी औरत डूबती हुई दिखाई देती है और वो मोहन से कहती है, सुनो बेटा, मेरी मदद करो, मैं इस नदी में डूब रही हूँ, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता बेटा, बचाओ। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर मोहन फटाफट से उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि मोहन एक दयालु और नेक दिल इंसान था। इसलिए वो अपनी जान पर खेलकर उस बूढ़ी औरत की मदद करता है और उसे नदी से बाहर निकालता है। लेकिन जैसे ही वो बूढ़ी औरत नदी से बाहर आती है वैसे ही वो नदी गायब होकर एक जादुई सुनहरे अंगूर के बगीचे में बदल जाता है और वो बूढ़ी औरत एक सुंदर सी परी में बदल जाती है। ये सब होता देखकर मोहन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसी समय वो परी कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भले इंसान, आज तुमने मेरी मदद करके मुझे मेरे श्राप से मुक्त कर दिया। आखिर ये सब क्या है और वो नदी कहाँ गई और ये सुनहरे अंगूर का बगीचा कहाँ से आ गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब हो क्या रहा है? चिंता मत करो युवक, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। दरअसल ये नदी एक मायावी नदी थी और मैं मायावी नगरी की राजकुमारी ऐश्वर्या हूँ। मुझे मेरी गलती की वजह से स्वामी अघोरी नंद ने एक श्राप दिया था और कहा था, जब तक कोई नेक दिल इंसान इस रास्ते से गुजरते समय मेरी मदद नहीं करेगा तब तक मैं अपने असली रूप में कभी नहीं आ सकती हूँ। इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मैं वापस से अपने असली रूप में आ पाई हूँ और मैं इसी जादुई सुनहरे अंगूर के बगीचे की राजकुमारी हूँ। इसलिए जब तुमने मेरी मदद की है तो मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर ऐश्वर्या परी मोहन को अपने साथ अपनी मायावी नगरी में लेकर जाती है, जहाँ पर चारों तरफ जादुई सुनहरे अंगूर के पेड़ लगे होते हैं और सोने की तरह चमक रहे होते हैं। उसी समय मायावी नगरी की रानी माँ वहाँ पर आती है और कहती है, आपका हमारे मायावी नगरी में स्वागत है नेक दिल इंसान। आज आपकी वजह से मेरी पुत्री फिर से अपने असली रूप में आ पाई है, इसलिए हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। वरना हमने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी कि हमारी पुत्री फिर से कभी अपने असली रूप में आ पाएगी भी या नहीं। लेकिन हमें पता नहीं था कि आज भी इस दुनिया में आपके जैसे नेक दिल इंसान मौजूद हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी माँ, लेकिन ये तो मेरा फर्ज था और इसके बदले आप लोगों ने मुझे जो आदर और सम्मान दिया है, ऐसे तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। मुझे तो अभी भी ये सब एक सपना जैसा लग रहा है। अब मैं चलता हूँ, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। घर पर मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी और अभी तो मुझे जंगल से लकड़ियाँ भी काट कर लानी है, वरना शाम को मेरे घर पर चूल्हा नहीं जल पाएगा। सुनो युवक, आज तुमने जो हमारी मदद की है इसके बदले हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, जिससे आपको फिर से दोबारा लकड़ियाँ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सुकून से अपनी जिंदगी गुजार पाओगे। ये लो, ये हमारे बगीचे के जादुई सुनहरे अंगूर हैं। इन अंगूर से आप जो भी कुछ मांगोगे ये आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा और फिर आपको
किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इतना सुनकर मोहन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो जैसे ही मायावी नगरी से बाहर आता है वैसे ही वो जादुई सुनहरे अंगूर का बगीचा फिर से गहरी नदी के रूप में बदल जाता है और मोहन वहाँ से खुशी खुशी वो जादुई सुनहरा अंगूर लेकर अपने घर आ जाता है। और जब वो घर आकर इस बारे में अपनी पत्नी ममता को सब बताता है तो उसकी बात सुनकर ममता भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर मोहन उस जादुई सुनहरे अंगूर की मदद से अपनी बड़ी सी होलसेल की दुकान खोलता है और अपनी छोटी सी झोपड़ी को एक आलीशान घर में बदल देता है। देखते ही देखते उसकी गरीबी पूरी तरह से मिट जाती है। लेकिन जब ये सारी बात राघव को पता चलती है तो उसके मन में भी लालच आ जाता है और वो अपनी पत्नी के साथ उसी नदी के पास जाता है और कहता है, देखना बिमला, अब हम भी जादुई सोने के अंगूर पाकर पहले से और भी ज्यादा अमीर बन जाएंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें इस नदी में डूबने का नाटक करना होगा जिससे मैं तुम्हें बचाने आऊँगा और फिर वो परी मुझसे भी खुश होकर मुझे भी जादुई सोने के अंगूर दे देगी। अरे आप देखना जी, मैं डूबने का ऐसा नाटक करूंगी कि हर कोई धोखा खा जाएगा, लेकिन हाँ आप बस मुझे थोड़ा धीरे से धक्का मारना। इतना कहकर राघव बिना कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी बिमला को नदी में धक्का मार देता है और बिमला भी कुछ देर डूबने का नाटक करती है। लेकिन जब उसे सच में लगता है कि वो सच में डूब जाएगी तो वो राघव से कहती है, अरे सुनिए जी, मुझे बचाइए, मैं सच में डूब रही हूँ। अरे बिमला, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ करता हूँ। इतना कहकर राघव जैसे ही बिमला की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है वैसे ही वो भी नदी के अंदर गिर जाता है और फिर दोनों ही मिलकर मदद की गुहार लगाने लगते हैं। उसी समय राघव कहता है, अरे भाग्यवान, मुझे लगता है यहाँ कोई अप्सरा नहीं है और ना ही कोई जादुई सुनहरे अंगूर का बगीचा है। हमने तो खामा ही लालच में आकर अपनी जान को खतरे में डाल दी है। सुनिए जी, अब क्या होगा? हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे जी? मैं मरना नहीं चाहती, हमें बचा लीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता भाग्यवान, हमें शायद हमारी लालच की ही सजा मिल रही है, इसलिए जिंदगी में कभी लालच नहीं करना चाहिए। इतना कहते हुए राघव और उसकी पत्नी बिमला उसी गहरी नदी में डूब जाते हैं और उनके लालच का उसी दिन अंत हो जाता है। सौतेली माँ और जादुई सैंडल का जादू। गंगापुर गांव में सिया नाम की एक लड़की अपने मामा मामी के साथ रहती थी। उसके मामा मामी की एक लड़की थी जिसका नाम रूही था। जहाँ रूही बहुत ही ज्यादा घमंडी और मतलबी किस्म की लड़की थी, वही सिया एक बहुत ही समझदार और दयालु किस्म की लड़की थी। सिया के मामा अक्सर काम के सिलसिले में शहर में ही रहा करते थे और इसी बात का फायदा उठाकर सिया की मामी विनीता उस पर हमेशा अत्याचार किया करती थी। वह सिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उससे हमेशा अपने घर का सारा काम करवाती थी और बदले में उसे खाने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देती थी और वही अपनी बेटी की सारी जरूरतों को खुशी खुशी पूरा किया करती थी। लेकिन उसके मामा उसके ऊपर हो रहे इन सब अत्याचारों से बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि विनीता अरविंद के सामने हमेशा सिया को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी और उसके शहर जाते ही वह फिर से सिया के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती थी। और ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। तभी एक दिन रूही अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मुझे कल अपनी फ्रेंड अनन्या के बर्थडे पार्टी में जाना है। उसके लिए मुझे एक बहुत ही सुंदर ड्रेस और कुछ ज्वेलरी चाहिए, इसलिए आप मुझे जल्दी से कुछ पैसे दे दीजिए। अरे रूही बेटा, अभी परसों ही तो तुमने मुझसे इतने सारे पैसे लिए थे और आज फिर तुम पैसे मांग रही हो क्या? मम्मी अब आप भी मुझसे पापा की तरह पैसों का हिसाब लोगी? आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अरे नहीं मेरी बच्ची, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ये लो और अच्छे से शॉपिंग करना। इतना कहकर विनीता नोटों की गड्डी निकालकर रूही को दे देती है, जहां रूही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं कमरे के बाहर सिया ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि विनीता ने सिया को पूरे साल में एक जोड़ी कपड़े भी नहीं दिलाए थे।
वहीं वो अपनी बेटी को हर महीने शॉपिंग के लिए ढेर सारे पैसे दिया करती थी। इसलिए सिया चुपचाप अपने कमरे में जाकर आंखों में आंसू लिए कहती है, खास माँ पिताजी, आप लोग जिंदा होते तो मुझे इस तरह मामी का अत्याचार नहीं सहना पड़ता और मुझे भी मेरी जरूरत की सारी चीजें मिल पाती जैसे रूही को मिलती है। मुझे पता है मामा जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं अपनी इस हालत के बारे में उन्हें कुछ नहीं बता सकती, वरना मामी मेरा इस घर में जीना मुश्किल कर देगी। सिया जब कमरे में बैठे ये बातें कर रही होती है, उसी समय उसके मामा उसकी सारी बातें सुन लेते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं, अरे सिया, क्या बात है? तुम ऐसे अपने कमरे में बैठे क्या बातें कर रही हो? अरे मामा जी, आप यहाँ? लेकिन आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। लेकिन तुम यहाँ अपने कमरे में बैठे क्या बातें कर रही हो? सिया इस बार भी अपनी मामी के डर की वजह से अपने मामा को कुछ नहीं बताती है और कहती है, कुछ नहीं मामा जी, वो बस ऐसे ही माँ पिताजी की थोड़ी सी याद आ रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी बाहर शॉपिंग करने चलेंगे। अपने मामा की ये बात सुनकर सिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में मामा जी? आप यहीं रुकिए, मैं अभी बस तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर सिया फटाफट से तैयार होने चली जाती है और जब कुछ देर बाद वो अपने मामा के साथ शॉपिंग करने जा रही होती है, उसी समय विनीता कहती है, अरे ऐसे सज धज कर कहाँ जा रही हो अपने मामा के साथ? दरअसल विनीता, मैं सिया को अपने साथ शॉपिंग कराने जा रहा हूँ। वैसे भी बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची कहाँ अपनी जरूरतों को पूरा कर पाती है। अरे तो बिन माँ बाप की बच्ची है तो क्या हुआ? अब आप इस पर अपने सारे पैसे लुटाते फिरोगे? आपको पता है ना, अगले महीने ही रूही के कॉलेज की फीस भी भरनी है। विनीता, तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी बेटी की जरूरत का ख्याल है, इसलिए तुम इस बात की चिंता मत करो। इतना बोलकर अरविंद सिया को लेकर शॉपिंग करने चला जाता है और वो सिया को उसके मनपसंद की सारी चीजें दिलवाता है और उसके लिए सुंदर सुंदर ड्रेस भी खरीदता है। ये सब देखकर सिया बहुत खुश हो जाती है और जब कुछ देर बाद वे लोग शॉपिंग करके घर वापस आते हैं तो विनीता और रूही गुस्से में सोफे पर बैठी होती है। उनको देखकर सिया मन ही मन सोचती है, अरे मामी तो आज बहुत गुस्से में लग रही है और अगर इन्होंने मेरे ये नए कपड़े देख लिए ना तो नहीं, इससे पहले मामी मेरे ये कपड़े देखे, मैं इन्हें अपने कमरे में ले जाकर छुपा देती हूँ। इतना सोचकर सिया वो कपड़े ले जाकर अपने कमरे में छुपा देती है। तभी विनीता कहती है, आ गए अपनी प्यारी बेटी के ऊपर पैसा खर्च करके? तुम्हें तो उसके अलावा और कोई दिखाई नहीं देता है। भूलो मत, तुम्हारी खुद की भी एक बेटी है। विनीता, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे उस बेचारी को कितने साल हो गए, तुमने उसे एक जोड़ी कपड़े भी नहीं दिलाए, और अगर आज मैंने उसे कुछ कपड़े दिला दिए तो इसमें इतना मुंह बनाने वाली कौन सी बात है? तुम भी तो हर महीने अपनी बेटी को शॉपिंग कराती हो ना। अरविंद की ये बात सुनकर विनीता मुंह बनाते हुए रूही को लेकर अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ रूही अपनी माँ से कहती है, देख लिया ना माँ, पिताजी उस 2 कौड़ी की नौकरानी सिया की बराबरी मुझसे कर रहे हैं। पता नहीं उस सिया की बच्ची ने पिताजी के ऊपर क्या जादू कर दिया है, जो वो हमेशा उसकी ही तरफदारी करते रहते हैं। चिंता मत कर मेरी बच्ची, बस एक बार अपने पिताजी को यहाँ से जाने दे, फिर मैं उस नौकरानी को उसकी असली औकात दिखाती हूँ। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद उसके शहर जाते ही विनीता और रूही सिया के कमरे में जाती है और उससे कहती है, क्यों री, बहुत पढ़ निकल आए हैं तेरे, तुझे क्या लगा मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगी? लेकिन मामी जी, मैंने किया क्या है? देख रही हो मम्मी कितनी मासूम बनने की कोशिश कर रही है। अरे मेरे पति ने तुझे जितने भी कपड़े दिलवाए हैं ना, सारे निकाल कर मुझे दे। लेकिन मामी, वो कपड़े तो मामा जी ने मुझे दिलवाए हैं ना। अच्छा, तो अब तेरी जवान भी चलने लगी है। अरे चुपचाप वो कपड़े लाकर मुझे दे दे, वरना आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अपनी मामी की ये बात सुनकर सिया बहुत ज्यादा डर जाती है और चुपचाप से सारे कपड़े निकालकर अपनी मामी को दे देती है, जिसके बाद विनीता वो सारे कपड़े रूही को दे देती है। ये सब देखकर सिया की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। और ऐसे ही अगले दिन जब सिया बाजार सब्जियां लेने जा रही होती है,
उसी समय रूही अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर सिया का मजाक उड़ाने लगती है। अरे तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मेरे घर की नौकरानी कौन है, तो देखो वो रही हमारे घर की नौकरानी। अरे रूही, क्यों ना आज तेरी नौकरानी को मजा चखाया जाए, बहुत मजा आएगा। अरे क्यों नहीं, वैसे भी मुझे भी इससे अपने कुछ पुराने हिसाब चुकता करने हैं। बहुत उड़ रही थी ना मेरे पिताजी के सामने। इतना कहकर रूही के दोस्त सिया का रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अरे ओ नौकरानी, मेरा दुपट्टा उस पेड़ के ऊपर फंस गया है, तो तुम जल्दी से उस पेड़ पर चढ़कर मेरा दुपट्टा निकाल दो। लेकिन मैं कैसे? अरे कैसे क्या, जल्दी जाओ और दुपट्टा निकाल कर दो, वरना मैं माँ से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इतना सुनकर सिया पेड़ पर चढ़ और उसका दुपट्टा निकालकर जब वो पेड़ से नीचे उतर रही होती है तो अचानक से उस पेड़ की डाल में फंसकर उसकी ड्रेस फट जाती है। और ये देखकर रूही की सारी फ्रेंड सिया के ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। और ये देखकर सिया को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक ही ड्रेस थी। इसलिए जब वो रोते हुए घर वापस आने लगती है, उसी समय रास्ते में एक झोपड़ी में से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। और जब सिया उस आवाज को सुनकर उस झोपड़ी के अंदर जाती है तो वो देखती है एक बूढ़ी औरत खाट पर लेटे लेटे दर्द से करा रही होती है। और ये देखकर सिया उसके पास जाती है और कहती है, अरे अम्मा, क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना? नहीं बेटी, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ और अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए जाने से पहले मैं अपनी एक कीमती चीज किसी ऐसे इंसान को देना चाहती हूँ जो एक नेक और ईमानदार इंसान हो, उसके मन में किसी भी तरह का कोई लालच ना हो, और मुझे लगता है तुम वो इंसान हो। तो बेटी ये लो, ये एक जादुई सोने की सैंडल है जो मुझे एक महान गुरुजी ने दी थी, और आज मैं ये तुम्हें दे रही। तुम इस जादुई सैंडल को पहनकर जो कुछ भी मांगोगी तुम्हारी वो सारी इच्छाएं पूरी होगी। इतना सुनकर सिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करके उस जादुई सैंडल को लेकर घर आ जाती है। और अपने कमरे में जाकर जब वो उस सैंडल को पहनती है और कहती है, हे जादुई सैंडल, मेरे कपड़े फट गए हैं, तो क्या तुम मुझे नए कपड़े दे सकती हो? सिया के इतना कहते ही उसके सामने ढेर सारे सुंदर सुंदर कपड़े आ जाते हैं। और ये देखकर सिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उस दिन के बाद से सिया उस जादुई सैंडल की मदद से अपने सारे काम बड़े ही आराम से कर लिया करती थी। ये सब देखकर विनीता और रूही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, इसलिए वो सिया के पास जाकर उससे कहती है, अरे ओ महारानी, क्या बात है, आजकल तू बड़ी खुश रहने लग गई है, और तेरे पास इतने सारे अच्छे अच्छे कपड़े कहाँ से आए? कहीं तूने मेरी अलमारी में से पैसे तो नहीं चुराए? नहीं नहीं मामी, मैं क्यों आपकी अलमारी में से पैसे चुराऊंगी, और वैसे भी अब मुझे किसी से भी पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सिया की ये बात सुनकर विनीता को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो जैसे ही सिया को मारने जाती है तो उसकी जादुई सैंडल में से एक रोशनी निकलती है, और उन दोनों माँ बेटी को बिजली का जोरदार झटका लगना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा डर जाती है। और उस दिन के बाद से वे लोग सिया को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते, और सिया भी उस जादुई सैंडल की मदद से खुशी खुशी रहने लगती है।